हेलो, संस्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन कल वेट के टॉपिक की चर्चा की थी, फिजिक्स के पार्ट की। आज उससे अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल अपने परावर्तन के बारे में देखा था कि परावर्तन क्या है। मुख्य तो हमने थोड़ा सा 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा था। प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरणों का समूह क्या है, फिर प्रकाश की घटनाएं देखी जिसमें परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, जिसमें अपने परावर्तन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले ली थी कि परावर्तन क्या है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी सतह पर किस प्रकार से करते हैं अपन। अब परावर्तन में विसरित नियमित परावर्तन देख लेते किस प्रकार की घटना होती है, उसके लिए सतह या परिसीमा कैसी होनी चाहिए। अब अपन एक परावर्तन छोटा सा देखते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हम जानते हैं कि परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या ये अपनी क्या थी, पृथकारी सतह था, ये उसके ऊपर अभिलंब था। पृथकारी सतह पर अभिलंब कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, इसीलिए इसका नाम अभिलंब है। ये काल्पनिक रेखा जो आपतन और परावर्तन कोण का निर्धारण करता है। तो 2 नियम हैं। प्रथम नियम देखिए क्या है, यह आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है, और ये क्या है अपना नॉर्मल अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला ये कोण क्या है, आपतन कोण। परावर्तित और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण ये क्या है, परावर्तन कोण। ये आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण। ये क्या है, परिसीमा या पृथककारी तल। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हों। क्या प्रथम नियम में क्या है, आपतित प्रकाश किरण प्लस अभिलंब प्लस परावर्तित प्रकाश किरण, तीनों क्या हो, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में। कौन सा नियम हो गया, प्रथम नियम। अब अपन चर्चा करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम बिल्कुल इजी है। क्या है दूसरे नियम में, एक था अपना आपतन कोण, जिसको किसे लिखा था, आई से, और दूसरा क्या था, परावर्तन कोण, जिसको किसे लिखा था, आर। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। ये परावर्तन से संबंधित घटनाएं कंप्लीट हो गई अपनी। अब अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिससे क्वेश्चन आता है। अपवर्तन। कल अपन माध्यम की चर्चा कर रहे थे कि माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, कि विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो सघन माध्यम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो विरल माध्यम हो। जैसे जल है, हवा है, निर्वात है, कांच है, बर्फ है, इनके सब के अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सा इसमें विरल है, कौन सा सघन है। 2 माध्यमों में देखेंगे। तो अभी माध्यम की क्यों जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश अपवर्तन में क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। परावर्तन में क्या था, प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में परावर्तित होती थी, चाहे वो विरल माध्यम हो चाहे सघन माध्यम हो। तो परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। दोबारा देखना घटना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, अपवर्तन ध्वनि तरंगों का भी होता है और अपवर्तन प्रकाश तरंगों का भी होता है। देखिए अपन डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये एक पृथकारी सतह है जो क्या करता है, 2 माध्यमों को अलग अलग करता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम।
ये कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए। सघन से विरल में भी जा सकती है और विरल से सघन में भी जा सकती है। तो ये क्या है? पृथककारी सतह, पृथककारी तल भी क्या इसका होगा? पृथककारी तल। मान लेते हैं यहाँ विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक n1 ले लिया और इसका अपवर्तनांक n2 ले लिया। सपोज करो मैं यहाँ नहीं लिखूँ कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इससे भी आप अनुमान लगा लेंगे कि n1 वाला माध्यम विरल है और n2 वाला माध्यम सघन है। कारण कि जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, विरल माध्यम है उसका अपवर्तनांक कम होता है। अब आपतन और परावर्तन या अपवर्तन हम चर्चा करें कि तीनों प्रकार के एंगल जांच करने के लिए क्या खींचा जाता है कि पृथककारी सतह पर या परावर्तन तल पर एक अभिलंब खींचा जाता है। यह अभिलंब हो गया। गहरी लाइन से भी खींच सकते हैं इसको, डैश डैश से भी खींच सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक लंबवत रेखा होती है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल। अब ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है यहाँ से, किसके साथ आकर के टकराएगी? पृथककारी तल के साथ टकराएगी और अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण बनाएगी ये। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आपतित प्रकाश किरण। और ये कौन सा कोण है? इंसिडेंट एंगल, जो किसके साथ बनता है? अभिलंब और आने वाली प्रकाश रेखा के साथ। अब देखिए ये कह रहा अपने मूल मार्ग से, तो इसका मूल मार्ग क्या हो गया? जैसी आ रही वैसी की वैसी सीधी ये आनी चाहिए। ये इसका मूल मार्ग है। क्या है? आपतित प्रकाश किरण का मूल मार्ग। लेकिन माध्यम चेंज होने से मूल मार्ग पर प्रकाश की किरण निर्गत नहीं होगी, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। वो डिपेंड करेगी कि विरल से सघन में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है। तो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन में आ रही है, तो इसका मतलब उसका वेग घटेगा, वेग घटेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये निर्गत प्रकाश किरण, यहाँ कौन बनेगा? R। तो ये कौन एंगल तो कौन सा हो गया? आपतन कोण। और ये अपवर्तन कोण। ये जो प्रकाश की किरण इसका नाम क्या है? अपवर्तित प्रकाश किरण। और यह आपतित प्रकाश किरण। देखिए ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकी है, तो अपन ऐसा एरो का निशान लगा देंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम होने आवश्यक हैं। ये आवश्यक नहीं है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करे या विरल से सघन में प्रवेश करे। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो भी अपवर्तन की घटना होती है। यदि सघन से विरल या विरल से सघन दोनों स्थितियों में अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो ये अपवर्तन की घटना है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ें अपने को रटनी नहीं है कि इसमें तो ये देखना है क्वेश्चन कैसे। ये सभी जानते हैं, अपन 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया अपवर्तन है। अपवर्तन में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उस तय तक पहुंचेंगे अपन। तो अपवर्तन तो क्या हो गया? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं अपन? अपवर्तन कहते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अपवर्तन के नियम नियम देखते हैं अपन। अपवर्तन के नियम। पहला नियम, प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम आपतित प्रकाश किरण प्लस अभिलंब प्लस अपवर्तित प्रकाश किरण, तीनों एक ही तल में स्थित हों।
ये प्रथम नियम। तीनों एक ही तल में है यहाँ पे, तो ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम जहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, दूसरा नियम, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, क्या है? स्नेल का नियम। क्या है स्नेल का नियम देखेंगे अपन। पहला नियम तो पढ़ लिया, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो या एक ही बिंदु पर मिलते हो। प्रथम दूसरा नियम क्या कहेंगे हम? स्नेल का नियम। तो एक तो आई कोण है, इसको क्या बोलेंगे अपन? आपतन कोण। एक अपवर्तन कोण है, जिसको क्या कहेंगे अपन? आर। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन दोनों कोणों को ही अपन आर से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एक होता है परावर्तन रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन, और एक होता है अपवर्तन कोण रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। दोनों के आर से शुरू हैं, तो दोनों का जो संकेत है वो आई है, आपतन हो अपवर्तन हो या परावर्तन हो। एक आपतन कोण है और एक परावर्तन कोण है। एक अपन पढ़ेंगे एन या म्यू, जिसको क्या लिखते हैं अपन? अपवर्तनांक। एन से भी लिख देते हैं, म्यू से भी लिख देते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या किसको बोलते हैं? साइन को। त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास, साइन, कोस, टेन, ये मोस्टली तीन ही काम आते हैं, वैसे तो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक। अब साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्या। तो आई कोण की ज्या क्या होगी? साइन आई। आर कोण की ज्या क्या होगी? साइन आर। अब ये दोनों का मान आ गया अपने पास, दोनों कोणों की क्या निकाल ली हमने? ज्या निकाल ली। अब देखिए दूसरे नियम को किस प्रकार से अपन गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। पहले आपतन कोण की ज्या और साइन कोण की ज्या, साइन आई बटा साइन आर, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है? एक नियतांक आता है और उस नियतांक का नाम क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये स्नेल का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। अब इसको 2-3 रूप में कैसे डिफाइन करते हैं? अपने को ये नहीं देंगे कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। हमें एंगल देख के बताना है कि ये अभिलंब की ओर झुक रही है या अभिलंब से दूर हट रही है। देखो, अब इसको मैं ऐसा लिख दूं, साइन आई बटा साइन आर। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अपने, इसको मैंने ऐसे लिख दिया n2 बटा n1। ये क्या है? अभी हमने लिखा था सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या है? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो n1 बटा n1, इसको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तीन वे की चीज़ें हैं। क्या मतलब पढ़ेंगे इसका? इसका मतलब है प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक। इसको अपन ऐसा लिख देंगे, प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम n2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। या ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरे का के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक ही बात है दोनों, लिखने बोलने का तरीका अलग है, बात एक ही है। क्या है? एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, ऐसा यहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक ही बात है, नीचे वाली राशि के सापेक्ष ऊपर वाले का अपवर्तनांक बोला जाता है। जैसे अपन लिखते हैं dy बटा dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन? अक्ष के सापेक्ष y का अवकलन। तो इसी प्रकार से इसको y नीचे वाली राशि के सापेक्ष ऊपर वाले का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ये दूसरा नियम है, किसका? अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर अपवर्तनांक या नियत, और अपवर्तनांक को अपन इसे इस प्रकार से लिख देंगे। दो अलग अलग माध्यम हैं, तो अपवर्तनांक क्या लिख देंगे अपन? साइन आई बटा साइन आर। सपोज करो कि N2 विरल माध्यम है, लिया था मैं N2 सघन माध्यम लिया था, N2 सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम हो में उसका मैं अपवर्तनांक नहीं पता कि हमने जल लिया है, कांच लिया है, हवा ली है, क्या लिया है। तो ये सघन माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक N2 ले लिया। ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम हवा हो सकता है, निर्वात हो सकता है, जिसका अपवर्तनांक 1 या 1.003 होता है, लगभग एक ही मानते हैं, तो 1 हो गया। अब इसको अपन क्या करें? इसके रूप में लिखना चाहें, साइन आई बटा साइन आर बराबर, यहाँ क्या लिख दूँ? N2, और यहाँ क्या लिख दूँ? 1 N1। तो यहाँ तो लिख दूँ मैं N, और यहाँ क्या लिख दूँ? तो ये क्या आ गया? अपवर्तनांक। इस प्रकार से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं अपन। अब ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, एक विरल माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे हमें ये कंडीशन पता है, क्या? 2-3 कंडीशन लिखता हूं मैं, उसको ध्यान से देखना। पहली कंडीशन, हमें पता है कि N2 का मान N1 से ज़्यादा है। N2 यहाँ पे सघन माध्यम है, N1 विरल माध्यम है। तो क्या होगा? तभी तो ये कंडीशन आई है। या क्या लिख सकते हैं इसको अपन? हो तो क्या होगा? अब ये नहीं पता हमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, एक बात। दूसरी बात कि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, तो यह अनुमान लगाना है। दूसरी बात यह अनुमान लगाना है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है। यह कंडीशन होगी N2 ग्रेटर देन N1 या N2 बटा N1 ग्रेटर देन 1। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ इसका डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बच गया? 1। इसी को इस प्रकार से इस रूप में लिखा है, इसको यहाँ से बचकर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? N1। अब N2 का अपवर्तनांक ज़्यादा है, N1 का कम है। अब यहाँ लिखा हुआ N1 बटा N2, इसका मतलब प्रथम के सापेक्ष दूसरे का हो, तो इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। प्रथम क्या है यहाँ पे? N1, और दूसरा क्या है यहाँ पे? N2 का अपवर्तनांक। ये स्थिति होगी। अब क्या करना है? अब हमें देखना है, अब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है हो, तो प्रकाश किरण N1 से N2 में प्रवेश कर रही है। कौन से N1 से N2 में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ N1 के सापेक्ष N2 का, तो जिससे दूसरे में प्रवेश करी उसके सापेक्ष दूसरे वाले का अपवर्तनांक पढ़ा जाता है। तो हमें एक तो ये क्लियर हो गया कि प्रकाश की किरण N1 से N2 में यानी विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ विरल लिख दूँ
और यहाँ क्या लिख दूँ, सघन। तो कोण I और कोण R में क्या रिलेशन होगा, I का मान ज़्यादा होगा, R का मान कम होगा, अर्थात निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत या इसका दूसरा नाम क्या लिख सकता हूँ, अपवर्तित, निर्गत प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। ये चीज़ का ध्यान रखना। क्या लिखा है मैंने पहला, n2 ग्रेटर देन n1 या n2 बटा n1 ग्रेटर देन 1 हो तो प्रथम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान कम होगा। इस स्थिति में निर्गत प्रकाश किरण है वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ध्यान रखेंगे। दूसरी स्थिति, ऐसा लिख दूं, क्या होगा इस मान, 1 से कम या वही बात है, क्या मतलब है इसका, n2 के सापेक्ष n1 का, इसका मतलब प्रकाश की किरण है वो दूसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में प्रवेश कर रही है। और दूसरा माध्यम क्या लिया यहाँ पे, हमें नहीं, अगला नहीं बताएगा कि कौन सा माध्यम लिया है, हम तो इस सूत्र से देखेंगे कि n1 बटा n2, इसका मान कम है इसका मान ज़्यादा, दोनों का जो अनुपात निकालेंगे वो 1 से कम आएगा। इसका मतलब ये विरल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। यहाँ भी ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। हो तो क्या लिखेंगे, हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम का अपवर्तनांक। क्या निष्कर्ष निकाल लिया, प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। और उसमें क्या था, विरल से सघन में, इसमें सघन से विरल में जस्ट उल्टा हो गया, अपवर्तनांक। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसका मतलब है n2 से कौन से में प्रवेश कर रही है, n1 में, तो ये क्या है, विरल। हमें अगला कोई बताएगा नहीं ये क्या है, सघन। कैसे पता लगेगा, केवल इस सूत्र के आधार पे अपन अनुमान लगाएंगे कि भाई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी, नीचे वाले का मान ज़्यादा है, ऊपर वाले का कम है, इसलिए उसका अनुपात क्या आया है, 1 से कम आया। इसमें क्या था, 1 से अधिक हो, प्रवेश करती है। तो कौन से का मान ज़्यादा होगा, I और R में क्या रिलेशन होगा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसका मान तो कम होगा और इसका मान ज़्यादा होगा। ये कंडीशन अगला दे दे, अर्थात निर्गत प्रकाश किरण, ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात निर्गत प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा अब हमें ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि सघन से विरल में प्रवेश करिए, विरल से सघन में प्रवेश करिए, कौन सी स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब, निर्गत प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी, कौन सी प्रकाश किरण है वो अभिलंब से दूर हटेगी। ये 2 स्थिति होगी। इसको बिल्कुल एक जैसे ज़्यादा लिखने की जरूरत, एक शॉर्ट लाइन में इस प्रकार से समझ लेंगे इसको अपन। ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, केवल ऐसा अपन नोट्स बनाए तो उसमें ऐसा लिख लेंगे। पहली बात क्या लिखेंगे, ठीक है, इसी को मैं ऐसा लिख दूं, n1 का यहाँ भाग लगा दूं। अब यहाँ अगले ने कोई कंडीशन नहीं बताई कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है, हम देख के बताएंगे कि ये आपको बता दिया था पहले कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा विरल माध्यम से ज़्यादा होता है। तो ये कौन सा हो गया, सघन, और ये कौन सा हो गया, विरल।
अब इसका इसमें भाग लगा दिया तो यहाँ क्या लिख दूँ, ग्रेटर देन 1 हो तो I ग्रेटर देन R होगा, बस शॉर्टकट। तो निर्गत या अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की और झुकती है। हमें यह भी नहीं बताया कि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, वो यहां से देखेंगे। एक के सापेक्ष दो का अपवर्तन आएंगे, इसका मतलब एक से दो में प्रवेश कर रही है, नीचे वाले से ऊपर वाले में अनुपात के रूप में। ऐसे नहीं कि अपन लाइन खींच दी उसके ऊपर विरल लिख दिया, नीचे सघन लिख दिया, नीचे सघन, ऐसे नहीं। अनुपातिक दो राशियों, तो नीचे वाला जो मान है या नीचे वाला जो अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक वाले माध्यम से ऊपर वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या लिख दूं मैं, दूसरी बात ये लिख दूं, लिख सकता हूं N1 ग्रेटर देन N2, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकता हूं इसको इस प्रकार से लिख दो N1 ग्रेटर देन N2, यहां एक N1 का मान ज़्यादा है, यहाँ क्या N2 का मान ज़्यादा था, यहाँ N2 का मान कम है। अब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये कंडीशन एक ही होगी। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या था N2, इसमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है N1। ये तो अपन किसी रूप में ले सकते हैं। यदि अपन इसी कंडीशन को इस प्रकार से देखें कि भाई अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के पास आएगी, तो मान लेते हैं कि अपन दूसरे से पहले में प्रवेश कर रही है N1 बटा N2। ये कौन सा माध्यम था, विरल। ये कौन सा हो गया, सघन। इसको ऐसा लिख दो N1 यहाँ N2 बटा N1, यहाँ N1 बटा N2, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक से कम आएगी, ठीक है। या इसको अपन ऐसा भी लिख दें N1 ग्रेटर देन N2, एक ही बात है। अब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है। दूसरे माध्यम और पहले माध्यम की तुलना करें तो यहां से पता लगेगा कि दोनों का जो अनुपात है वो एक से कम आ रहा है। इसका मतलब इसका मान कम है, इसका मान क्या है, ज्यादा है। अंश का मान कम है और हर का मान ज्यादा होने के कारण दोनों का जो अनुपात है वो एक से कम आ रहा है। या N1 लेस देन N2 हो तो क्या कंडीशन होगी, प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, दूसरे से पहले में यानी सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो निर्गत प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। हो तो I का मान छोटा होगा, R का मान बड़ा होगा। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, निर्गत या आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर, इससे अपन अनुमान लगा लें। अगला ये भी नहीं लिखेगा कि ये सघन है कि विरल है। प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, नो डाउट हमें ये देखना है, ये देखना है। अब इसे अपन अनुमान लगा लिया कि पहले से दूसरे में प्रवेश कर रही है, इसे अनुमान लगा लिया कि दूसरे से पहले में प्रवेश कर रही है। अब कौन सा विरल कौन सा सघन है अपन देख के बता देंगे कि जिसका मान ज़्यादा है वो सघन है, जिसका मान कम है वो विरल है। अब इसके आधार पर अभिलंब से कब दूर हटेगी, कब पास आएगी, कौन सी स्थिति में आपतन कोण का मान ज़्यादा होता है, कौन सी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा होता है, ये पूरे इस पे निश्चित आ गया। तो ये क्या हो गया, अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। तो अपवर्तन का पहला नियम तो क्या था, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हों, अपवर्तन का पहला नियम कहलाता है। दूसरा स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं, जिसमें क्या है
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत या एक किसी अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो ये देखते हैं कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे रूप में क्वेश्चन कैसे आता है, एक इसके उदाहरण पूछ लेते हैं। कई बार अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं या कौन सी घटनाओं के द्वारा अपने अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है अपवर्तन की घटना हो रही है। तो पहला तो क्या है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना का उदाहरण है, अपवर्तन की घटना। दूसरा, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ दिखाई दे। उठा हुआ दिखाई देना। तीसरा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई देना। जो आकारों से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, चपटा भी कह सकते हैं थोड़ा, लेकिन बड़ा दिखाई देगा। जल से भरे पात्र का पैंदा, बॉटम, उठा हुआ दिखाई देना। और जनरल जानते हैं कि जैसे पानी का गिलास है, कांच के गिलास में पानी भर करके उसमें अपन कोई भी पेंसिल या छड़ डालते हैं तो वो टूटी हुई दिखाई देती है। लिख सकते हैं अपन, लिखें तो अदरवाइज हमें पता भी है। कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें छड़ या पेंसिल डालने पर टूटी हुई दिखाई। ये सारे अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब एक और पूछते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय 3 कंडीशन होती हैं। क्या? एक तो अपने स्थान से उठा हुआ दिखाई देता है, एक आकार में बड़ा दिखाई देता है, और एक उसका रंग है वो गहरा लाल दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, अपने स्थान से उठा हुआ दिखाई देना और आकार में बड़ा दिखाई देना, ये तो अपवर्तन की घटना के उदाहरण है। और उसका रंग गहरा दिखाई देना किसका उदाहरण है? परिकिरण का उदाहरण है। ये ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और इसमें अपन नोट करके लिखेंगे, जो उदाहरणों में है इसमें इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है कि अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ दिखाई दे। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय 2 कंडीशन होगी, एक तो आभासी स्थिति और एक वास्तविक स्थिति के समय वास्तविक विस्थापन व आभासी विस्थापन। भाई होना चाहिए वास्तविक, और हमें दिखाई कैसा देता है? आभासी विस्थापन के मध्य, ध्यान रखना, 2 मिनट का अंतराल होता है। 2 मिनट का अंतराल होता है। किसके बीच में? वास्तविक विस्थापन और आभासी विस्थापन के बीच में 2 मिनट का अंतराल होता है। वो में 2 मिनट लेट दिखाई देता है, जिसे वो ऊपर उठा हुआ दिखाई।
ये थे अपवर्तन के उदाहरण। अब इसी में देखेंगे अपन अपवर्तनांक, क्योंकि क्वेश्चन आते कैसे हैं, एक दो इसमें आए हुए भी हैं, वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अपवर्तनांक क्या है? क्या है अपवर्तनांक? देखिए, अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेगों का अनुपात है। माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात। जैसे फॉर्मूले के रूप में लिखूं, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसको C से लिखते हैं, और माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, अब इसकी यूनिट क्या हुई? मीटर प्रति सेकंड, और इसकी भी मीटर प्रति सेकंड। तो क्या है ये? अब इसमें थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड दे दिया, तो अपने को ये पूछ सकते हैं कि सदिश सदिश मात्रक है या विमा क्या है? तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। नंबर 2, मात्रकहीन व विमाहीन राशि। ये ध्यान रखिए, मात्रकहीन और विमाहीन। अब हमें 3-4 ऐसे पदार्थ हैं जो दैनिक जीवन में भी काम आते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। क्या कि कौन कौन से पदार्थों के अपवर्तनांक कितने कितने होते हैं। तो यहाँ मैं एक एडिंग डाल रहा हूँ, विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये दो माध्यमों की तुलना करेंगे तो कौन सा निर्वात है और कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्वात का। यहाँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ तो पदार्थ का नाम, माध्यम का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ अपवर्तनांक। इसमें एक तो किस में कंफ्यूज होते हैं वो देखिए। पहला लिख रहा हूँ मैं, निर्वात। सबसे कम निर्वात का ही होता है एक चीज इसमें ये और ध्यान रखना, इसका मान हमेशा धनात्मक ही होता है, और एक से कम रियर केस में होगा, अदरवाइज एक से कम नहीं होगा। एक व एक से अधिक ही होता है। पॉजिटिव होगा में एक से छोटा नहीं होगा, एक है एक से छोटा नहीं होगा। निर्वात से हल्का कुछ नहीं है। निर्वात का कितना हो गया? एक। दूसरा हवा 1.0003, तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेट एक मान सकते हैं, और एक ही यूज करना हवा के लिए। तीसरा जल का, बता सकते हैं जल का 4/3, क्योंकि 4/3 क्यों लिखा है कि 4/3 काम आएगा कई जगह अपन डायरेक्ट।
या इसको क्या लिख सकते हैं 1.33। काच इंपॉर्टेंट 3/2 1.5। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछते हैं कि जल और बर्फ की तुलना पूछ लेते हैं कि जल और बर्फ में कौन सा माध्यम सघन है, तो अपन तुरंत क्या बोलेंगे बर्फ। लेकिन ध्यान रखेंगे बर्फ और जल की तुलना करते हैं तो बर्फ और जल में तुलनात्मक रूप से देखें तो जल सघन माध्यम का कार्य करता है और बर्फ विरल माध्यम का कार्य करता है। क्यों? जल का अपवर्तनांक कितना लिखा हमने 1.33। अब मैं बर्फ का अपवर्तनांक लिखने जा रहा हूं 1.31, यानी इससे कम है। तो बर्फ और जल की तुलना करते हैं तो इसमें कौन सा विरल माध्यम है? बर्फ। एक हीरा, निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखिए जिसका एक आगे क्रांतिक कोण पढ़ेंगे अपन पूर्णांतरिक परावर्तन में, जिसका क्रांतिक कोण ज्यादा होता है, जिसका क्रांतिक कोण ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। हीरे का अपवर्तनांक देखते हैं अपन, तो हीरे का अपवर्तनांक कई जगह लिखा रहता है 2.42, कई जगह लिखा रहता है 2.48 और अप्रोक्सीमेट कई जगह लिखा रहता है इसका 2.5, यानी 5/2 भी उपयोग कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस प्रकार से, लेकिन लगभग आपको 2.5 पढ़ना है। ये 2.48 लिखा तो ये तो अप्रोक्सीमेट ये है ही। ये विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक है जिसके आधार पर अपन क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया, जब प्रकाश की किरण जल से बर्फ में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण जल से बर्फ में प्रवेश करती है तो निर्गत प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। देखो शॉर्ट किस प्रकार से बना सकते हैं क्वेश्चन को। प्रकाश किरण जल से बर्फ में प्रवेश करती हो तो आपतन कोण व अपवर्तन में संबंध होगा। देखिए क्या लिखा है, जल से बर्फ में प्रवेश कर रही है, जल से कहाँ? बर्फ में। अपनी मर्जी अपवर्तनांक n1 n2 किसी का भी मान सकते हो, जैसे इसका मैंने n1 ले लिया, इसका n2 ले लिया। पहले माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? n1 से n2। अब इन दोनों का हमें कुछ ही नहीं पता कि आपतन और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। हमें दिखने में तो ये लगता है कि बर्फ कठोर है तो इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, जल है वो लिक्विड अवस्था में तो इसका क्या होगा? अपवर्तनांक कम होगा। लेकिन नहीं, ये ध्यान रखना n1 ग्रेटर देन n2 है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n1 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, क्योंकि कौन से कौन से में प्रवेश कर रही है? जल से बर्फ में। तो जल के सापेक्ष बर्फ का ऐसा पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक। तो क्या लिखूं? अब इस वैल्यू क्या 1 से कम, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n2 n1। अब कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है।
देखिए इसका मान क्या है, कम और इसका मान अधिक है, तो कम वाले से अधिक में, सॉरी अधिक वाले से कम में जा रही है, अधिक वाले से कम में जा रही है, तो आपतन और परावर्तन कोण में आपतन और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा, ये I है और ये R है। देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकेगी तो अपवर्तन कोण का मान कम होगा और अभिलंब से दूर हटेगी तो अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा होगा। तो प्रकाश की किरण जल से प्रवेश में कर रही तो जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है और बर्फ का कम है, तो सघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो पहले कोण का मान क्या था, कम, और बाद में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये रिलेशन देखनी है, कौन से के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक ध्यान में रखना। जल के सापेक्ष बर्फ का, जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है, बर्फ का कम है, तो आपतन कोण का मान कम होगा और अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखेंगे। ये थी अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ। देखना, जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तथा प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करती हो तो देखो क्या दिया क्वेश्चन में, जल का अपवर्तनांक दे दिया और कांच का अपवर्तनांक दे दिया। अभी बताए थे ना 4/3 और 3/2 के रूप में लिख सकते। फिर कंडीशन क्या दे दी, प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करती हो तो क्या निकालना है, कौन से में, जल से कांच में प्रवेश करती हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या होगा, देखो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 4/3 और फिर क्या दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। अभी कौन से माध्यम में प्रवेश करी, जल से कांच में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण। ये अपवर्तनांक कौन से का ज्यादा है, ये है। पूछा किसके सापेक्ष है, जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष कांच का है, के सापेक्ष, इसका मतलब जल से कांच में प्रवेश कर रही है, ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। गिलास का कितना है 3/2 और इसका 4/3। तो इसको अपन ऐसा लिख दूं, किसके सापेक्ष किसका, देखिए उसको अपने ऐसा लिखा था n2/n1, इसको हमने ऐसा लिखा था 1 के सापेक्ष 2 का, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं वाटर के सापेक्ष गिलास का। ये तो पूछा जल के सापेक्ष कांच का, ये हो गया। इसको भी ऐसा लिख दूं तो ये क्या हो गया 3 यानी 3/2 और 9/8 इस प्रकार से। तो अपवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं होगी, अपवर्तन क्या है, अलग अलग माध्यम को अपवर्तनांक देख लिया,
अपवर्तन के नियम देख लिए, अपवर्तन की दैनिक जीवन में घटनाएं देख ली। कल परावर्तन देखा था, इस टॉपिक में अपवर्तन देख लिया। अपवर्तन से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कि कौन से माध्यम में कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, किस माध्यम के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना है, कौन से माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। आगे जब अपन इससे आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्रांति कोण हो रहता है, तो क्रांति कोण और इसमें अपवर्तनांक में संबंध आएगा, वो भी देखेंगे अपन। तो इसी वीडियो में इतना ही है और हमें विश्वास है कि आप घर पे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।